सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे कि इंग्लिश की सैम्पल कॉपी की वीडियो जल्द से जल्द लाइए। ठीक है, इंग्लिश में आर्टिकल कैसे लिखना है, लेटर कैसे लिखना है, ठीक है, और कैसे लॉन्ग आंसर लिखना है, कैसे शॉर्ट आंसर लिखना है, कितने पेज का लिखना है। ठीक है, तो आपके ऐसे बहुत सारे डाउट थे। आपने कहा कि सैम्पल कॉपी में आप खुद लिख के बताइए, मॉडल पेपर सॉल्व करिए। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए सैम्पल कॉपी पूरी लिख के लाया हूँ। ठीक है, और ये मैंने खुद लिखी यहाँ पे ये कॉलेज में। तो जितने में मेरे पास रिसोर्सेज थे उसकी हेल्प से मैंने लिखी है। तो यहाँ पे सारे कैसे आपको आर्टिकल लिखना है, कैसे लेटर लिखना है, वो सारी आपको मैं बताने वाला हूँ, लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर। और प्लस आपका जो मॉडल पेपर है आपका यूपीएमएसपी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, मॉडल पेपर बेसिकली है कि इससे आपको पता चल जाता है किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, आपको एक आइडिया लग जाता है। और कहीं कभी एक दो क्वेश्चन जो इसी से आ जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट से जरूर देखिएगा। एंड जो एंड आप वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। ठीक है, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई भी डाउट हो। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अगर बात करूं तो मैं इससे पहले भी आपकी जैसे हिंदी की सैम्पल कॉपी में अपलोड कर चुका हूँ। जैसे उसमें मैंने बताया था कि जो आपके जैसे अर्धवार्षिक परीक्षा वगैरह है, तो ये जो चूंकि बोर्ड एग्जाम की सेम टू सेम कॉपी आपको मार्केट में नहीं मिलती है, तो इसलिए मैंने ये अर्धवार्षिक जो होम एग्जामिनेशन की कॉपी होती है उस पर मैंने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है एक अलग इंटरफेस मिलेगा, अलग तरीके से मिलेगा, आपको रोल नंबर वगैरह सब डालना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करूं मैं, तो आपका जो यहाँ पे आपके जो है सारे क्वेश्चन कंपलसरी, ये सब आपके नॉर्मल इंस्ट्रक्शन है। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है, 100 मार्क का है। तो पहला जो आपका सेक्शन ए है वो है आपका रीडिंग। इसमें आप जो आपके 5 क्वेश्चन होते हैं, 3 3 नंबर के, जिसमें 4 होते हैं आपके डिस्क्रिप्शन वाले, और आपके एक होता है आपका तीन तीन एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन होते हैं, 3 सब पार्ट होते हैं एक तरीके से, जिसमें आपके एंटोनिम्स सिनोनिम्स वगैरह जो आपकी वोकाबुलरी है उससे रिलेटेड पूछा जाता है। सबसे पहले देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो सबसे पहले क्या है कि आपके अनसीन पैसेज है। तो चलिए पहले ये पढ़ते हैं। तो द शिफ्ट इन द माइंडसेट ऑफ इंडिया यंगर जनरेशन इज क्वाइट विजिबल व्हाइल दे आर patriot prepared to join any movement, march, waving political flags, join Facebook group. They are not, in most cases, convinced by India's culture. In fact, they ask questions that evidence their dissatisfaction with and disinterest in what we call culture, values, and ethics. Why do we live in a joint family? I believe in God, but not in temples or puja. Why can my parents not understand me? They are turning from obedient to rebellious young adults. It is an alarming note, and all the same parents say, what's wrong with our children? They are going astray. दूसरा पैराग्राफ अगर पढ़ूं, इफ यू आस्क एन elderly इंडियन हाउ आर यू, द चांसेस योर क्वेश्चन विल बी आंसर्ड बाय गॉड्स ग्रेस, एवरीथिंग इज फाइन, भगवान के पास सब कुछ फाइन है। दिस इज द फ्रूट ऑफ कल्चर, deep satisfaction despite ups and downs of daily life. India's values have kept India strong and united despite thousands of years of invasions. However, the youth of India are being raised differently from those in previous generations. Information is at their fingertips. Give them scientific, rational, pragmatic reasons. The values and ethics of centuries ago are just as valid and applicable today as then. We only have to explain them differently. तो बेसिकली इसमें बताया गया कि कैसे आज की जो जनरेशन है वो कैसे मतलब किस टाइप से मतलब जो है बिहेव करती है एक तरीके से। ठीक है, आजकल वो जो है मतलब पूजा पाठ में टेंपल वगैरह में नहीं मानते उतना। ठीक है, और ये जो है वो क्या है, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आजकल मोबाइल का जमाना हो गया, सोशल मीडिया, इन्फॉर्मेशन जो है उनकी मतलब फिंगर टिप में मतलब बिल्कुल हाथों में रहती है, क्योंकि मोबाइल से आप कुछ भी पता कर सकते हो। ठीक है, उन्हें हर चीज़ का साइंटिफिक रेशनल रीजन चाहिए। ठीक है, पहले के ज़माने के बारे में बताया कि जो है पहले जब किसी से पूछते थे क्या तुम क्या कर रहे हो, कैसे हो, तो वो बोलते थे भगवान के भाई सब कुछ सही है। ठीक है, और जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव के बावजूद भी उनके अंदर एक सेटिस्फेक्शन था। और ये जो है हमारे जो हमारे कल्चर का फ्रूट, हमारे कल्चर के कारण है, इतना अच्छा कल्चर है, इतनी सारी वैल्यूज हैं, ठीक है, एथिक्स हैं, उन सब के कारण है। ठीक है, तो ये बताया गया है कि किस तरीके से आज की जनरेशन है वो चेंज है। ठीक है, तो और लास्ट में अगर आप पढ़ेंगे तो एक लाइन ये भी कही गई, द वैल्यूज एंड एथिक्स ऑफ सेंचुरीज एगो आर जस्ट एज वैलिड एंड एप्लीकेबल। तो जो पहले की जो भी नीतियां थी, जो भी वैल्यूज थी, मूल्य थे, वो सारे आज भी अप्लाई होते हैं, सेम टू सेम ही है। बस हमें क्या करना है, हमारी जो जनरेशन, यंगर जनरेशन, उन्हें अलग तरीके से समझाने की जरूरत है। हमें अलग वे से समझाना पड़ेगा, उनके वे से समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज अब बताई गई है बेसिकली।
अगर मैं इसकी समरी करूं तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो व्हाट चेंज इन द माइंडसेट ऑफ द इंडियन यूथ इज विजिबल नाउअडेज। तो अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगा स्टार्टिंग की 2 लाइन में, द शिफ्ट इन द माइंडसेट ऑफ इंडिया यंगर जनरेशन इज क्वाइट विजिबल व्हाइल दे आर पेट्रोइट, मतलब वो देशभक्त हैं, प्रिपेयर्ड टू ज्वाइन एनी मूवमेंट, किसी मूवमेंट को ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं, मार्च वेविंग पॉलिटिकल फ्लैग्स, ज्वाइन फेसबुक ग्रुप्स, दे आर नॉट इन मोस्ट केसेस कन्विंस्ड बाय इंडियाज कल्चर। In fact, they ask question that evidence their dissatisfaction with and disinterest in what we call culture, values and ethics। ठीक है, तो इसमें आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपको सेम टू सेम कॉपी नहीं करना है। कैसे आपको इसका आंसर लिखना है, जो कई सारे आपके स्टूडेंट्स का डाउट था, कई सारे लोगों का डाउट था कमेंट में कि अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करें, कैसे आंसर लिखें। ठीक है, तो उसको मैं चलिए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले आपको सेक्शन नंबर डाल देना है, सेक्शन ए रीडिंग। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे लिखा रहता है सेक्शन ए रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर। ठीक है, यहाँ पे आपका रीडिंग है वो डाल दिया। इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर डाला। अगर आपके पास टाइम है तो आप यहाँ पे अनसीन पैसेज लिख दीजिए, नहीं तो आप ये टप कीजिए जब आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाए, आपका लेटर लिख जाए, आर्टिकल लिख जाए, सारे लॉ आंसर वगैरह सारे सॉल्व हो जाए, सारे अटेम्प्ट हो जाए क्वेश्चन। उसके बाद आप जो है इस जो क्वेश्चन की टाइप है ये आप लिखिए। मैं बाकी कॉपियों की वीडियो में भी ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद आपने आंसर नंबर डाला, आंसर नंबर बने, ये सब चीजें आपको इस केस से डालनी है। ठीक है, इसका फिर आपका आंसर है। तो अब देखिए जो क्वेश्चन जिस टाइप से था उस टाइप से आपको आंसर देना है। जैसा कि मैंने हिंदी के पेपर में भी बताया था कि यहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप से आपका, व्हाट चेंज इन द माइंडसेट ऑफ द इंडियन यूथ इज विजिबल नाउअडेज। तो आंसर क्या होगा, द विजिबल चेंज इन द माइंडसेट ऑफ द इंडियन यूथ इन नाउअडेज इज आ। तो इतना आपके क्या है क्वेश्चन से, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा उस टाइप का आपको आंसर देना। इज आ शिफ्ट फ्रॉम ओबीडियंस टू रिबिलियन। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो मैंने वर्ड यूज किए हैं ओबीडियंस और रिबिलियंस, इसी से है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ओबीडेंट टू रिबिलियस, यहीं से हमने वर्ड यूज किए। लेकिन तो जो जैसे मैंने प्रिपरेशन वाली वीडियो में बताया था आपको कि आपको क्या करना है कि जो वर्ड है आपके वो आपको पैराग्राफ से ही लेने, लेकिन उनको अपनी सेंटेंस में बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड मैंने क्या पैराग्राफ के लिए, लेकिन सेंटेंस में अपनी भाषा में बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे सेम टू सेम नहीं उतार दे रहा। तो क्या है, शिफ्ट फ्रॉम ओबीडियंस टू रिबिलियन। अब इसको थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दो, ये आपका मोटा मोटा आंसर है। ठीक है, while they are patriotic and active in various movements, जैसे मैंने पढ़ा था बताया था, they express dissatisfaction and disinterest in traditional cultural values and ethics, indicating a departure from the cultural norms upheld by previous generation। ठीक है, तो आपने बेसिकली क्या किया, जो आपके ऐसे डिससेटिस्फैक्शन है, डिसइंटरेस्ट है, मूवमेंट, पेट्रोइक, रिबिलियन, ओबीडियंस, ये सब जो वर्ड है आपको, ठीक है, ये सब आपको कहाँ से यूज करने हैं, वैल्यूज, एथिक्स वगैरह, ये सब आपको पैराग्राफ में ही मिलेंगे, पैराग्राफ में ही है। लेकिन ठीक है, लेकिन जो सेंटेंस बनाने वो आपको अपनी लैंग्वेज में बनाने, आपको सेम टू सेम सेंटेंस नहीं छाप देने। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने क्या, वाइल दे आर पेट्रोइक प्रिपेयर्ड टू ज्वाइन मूवमेंट। ठीक है, बट वो क्या है, डिससेटिस्फैक्शन और डिसइंटरेस्ट दिखाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि आपको वर्ड यूज करने हैं लेकिन सेम टू सेम सेंटेंस यूज नहीं करना। ठीक है, सेम टू सेम आंसर कॉपी पेस्ट नहीं कर देना। ठीक है, सो आई होप समझ में आया होगा। और जैसे जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड है जैसे डिससेटिस्फैक्शन, एथिक्स, कल्चरल, ठीक है, मूवमेंट्स वगैरह, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स उनको काले पेन से लिख दिया। अगर काले पेन से लिखना भूल जाओ तो उसको अंडरलाइन कर लो। ठीक है, और जैसे कटिंग हो जाए तो उसको इससे काट दो, मैं बता भी चुका हूँ बाद की वीडियो में भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। ठीक है, तो पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच क्या कॉन्फ्लिक्ट है। तो अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर बेसिकली क्या है कि द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन इज। अब वहां पे जिस टाइप से क्वेश्चन है व्हाट इज द, है ना, व्हाट इज से है, तो आपका आंसर भी इसी टाइप से होगा, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन इज। इसके बाद आपका आंसर स्टार्ट होगा, अराइजिंग फ्रॉम द यंगर जनरेशन रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल कल्चरल वैल्यूज, द यूथ क्वेश्चन प्रैक्टिसेस लाइक living in joint families and express a belief in God without adhering to traditional religious rituals। ठीक है, रिचुअल्स तो आपके यहीं पे मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है कि यहाँ पे है कि वाई डू वी लिव इन अ जॉइंट फैमिली। ठीक है, आई बिलीव इन गॉड बट नॉट इन टेम्पल्स और पूजा। ठीक है, वाई कैन माई पेरेंट्स नॉट अंडरस्टैंड मी। तो ठीक है, तो ये आपके क्या वो क्वेश्चन पूछने हैं। यहाँ पे क्या उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, तालमेल नहीं बैठ रहा, मतलब विरोधाभास हो रहा है, विरोध हो रहा है। तो यहाँ पे वही आपको लिखना है कि, लेकिन सेम टू सेम नहीं लिखना, आपको अपनी भाषा में लिखना है, वर्ड्स का यूज करके पैराग्राफ के। तो इट्स अराइजिंग फ्रॉम द यंगर जनरेशन रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल कल्चरल वैल्यूज, द यूथ क्वेश्चन प्रैक्टिसेस लाइक लिविंग इन जॉइंट फैमिलीज एंड एक्सप्रेस अ बिलीफ इन गॉड विदाउट अडेयरिंग टू ट्रेडिशनल रिलीजियस रिचुअल्स, दिस शिफ्ट फ्रॉम ओबीडियंस टू रिबिलियन। देखिए आपने यहाँ पे फिर यूज कर लिया, कॉजेस कंसर्न अमॉन्ग पेरेंट्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अपने मन से आपको बनाने हैं सेंटेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ हैज इंडियन कल्चर अफेक्टेड अवर एटीट्यूड। यहाँ पे आपका इसका आंसर क्या होगा कि जैसे यहाँ पे जो मैंने बताया था कि पहले के जमाने में क्या होता था कि जो एल्डरली इंडियन मतलब जो
बूढ़े लोग हैं, हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो क्या है कि यहाँ पे कैसे देते थे आंसर, वाई गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है, डीप सेटिस्फेक्शन दिखाते हैं डिस्पाइट अप्स एंड डाउन्स ऑफ डेली लाइफ, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली इसका आंसर है, इंडिया वैल्यू हैज केप्ट इंडिया स्ट्रांग एंड यूनाइटेड डिस्पाइट थाउजेंड ऑफ ईयर्स ऑफ इन्वेजन, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली आंसर है। तो कैसे हम देखेंगे, इंडियन कल्चर हैज हिस्टोरिकली अफेक्टेड अवर एटीट्यूड, इट प्लेग अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोवाइडिंग अ सेंस ऑफ डीप सेटिस्फेक्शन, तो यहाँ पे आपने वर्ड यूज किया। Despite life's challenges, the values and ethics rooted in Indian culture have kept the country strong and united, जो मैंने अभी सेंटेंस पढ़ा था यूनाइटेड वाला, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड। इसके बाद आपका आएगा इवन थ्रू सेंचुरीज ऑफ इन्वेशंस हाउएवर द मॉडर्न यूथ आर क्वेश्चनिंग ट्रेडिशनल वैल्यूज, ठीक है। तो आपने क्या किया, वर्ड्स वही यूज किए, आपको सेंटेंस अपनी भाषा में बनाना है, कुछ वर्ड आप अपने मन से भी यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे सिग्निफिकेंट रोल वगैरह है, तो ये आप अपने मन से यूज कर लीजिए, ठीक है, जो कि आपको सेंटेंस बनाने में जरूरत पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, तो आपका है वन का डी, व्हाट शुड बी डन टू ब्रिंग द यूथ बैक टू देयर कल्चर रूट्स, तो आपको लास्ट में मिल जाएगा कि द वैल्यूज एंड एथिक्स ऑफ सेंचुरीज एगो आर जस्ट एज वैलिड एंड एप्लीकेबल टू डेज देन, वी ओनली हैव टू एक्सप्लेन देम डिफरेंटली, और कैसे डिफरेंटली, उसके आगे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे है, उन्हें साइंटिफिक रेशनल प्रेगमेंट रीजन चाहिए, है ना, तो हम उस तरीके से गिव देम साइंटिफिक रेशनल प्रेगमेंट रीजन्स, तो यही आपका आंसर है कि टू ब्रिंग द यूथ बैक टू देयर कल्चर रूट्स देयर नीड टू बी एन एफर्ट टू एक्सप्लेन द रिलेवेंस ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज इन अ वे that resonates with the younger generation, providing scientific, rational and pragmatic reasons for the importance of cultural practices can help bridge the gap between the older and younger generation। तो आपने वही वर्ड्स यूज किए, साइंटिफिक, रेशनल, प्रेगमेंट, ठीक है, कुछ अपने मन से वर्ड यूज करिए, जैसे रिलीवेंस वगैरह हुआ, रीजनेट, ठीक है, तो कुछ अपने मन से आपको वर्ड यूज करने पड़ेंगे, मोस्टली वर्ड आपके पैराग्राफ के यूज होंगे, और सिंपल सेंटेंस बनाइए बढ़िया, जिस टाइप का क्वेश्चन है उस टाइप का आंसर दीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड हो उसको काले पेन से कर दीजिए अंडरलाइन। जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपका बेसिकली वोकेबुलरी से रिलेटेड है कि फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हाट मींस एग्रीड, ठीक है। तो यहाँ पे एग्रीड का क्या होगा, तो इसका आपका एग्रीड का द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मींस एग्रीड इज कन्विंस्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखेंगे कन्विंस्ड यूज हुआ है आपका यहाँ पे देखेंगे तो ये लिखा है इन मोस्ट केसेस कन्विंस्ड बाय, तो कन्विंस मतलब भी होना एग्री होना, और उसका मतलब, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं द वर्ड फ्रॉम द पास्ट दैट मींस एग्री इज कन्विंस्ड, मतलब जिस तरीके क्वेश्चन पूछा है उस तरीके से लिख दीजिए, यहाँ पे सिंपली आप आंसर लिख सकते हो एक वर्ड में कन्विंस्ड, दोनों सही है। विच फ्रेज इज द इन द पैसेज मींस अ वार्निंग साइन, तो यहाँ पे आपको एक यहाँ पे अलार्मिंग रिलेटेड आया था, ठीक है, एक सेंटेंस में अलार्मिंग यूज हुआ था, वाई बी, हाँ बार अ वार्निंग साइन या इज अलार्मिंग नोट, ठीक है, मींस अ वार्निंग साइन इज अलार्मिंग नोट, यहाँ पे नोट यहाँ पे आप यूज हुआ है, अभी मुझे दिख नहीं रहा, हाँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये है आपका अलार्मिंग नोट, ठीक है, तो ये आपका मिल जाएगा, तो है ना, तो ये आपका सेम टू सेम है। और तीसरा है आपका विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ इलॉजिकल, तो इसका आंसर आप अगर देखेंगे तो आपका इसका आंसर है रेशनल, ठीक है, आपका इसका आंसर है रेशनल, विच वर्ड इज अपोजिट, तो इसका आपको हो जाएगा रेशनल, ठीक है। तो अगर आपको वोकेबुलरी पढ़ी है तो आपको मतलब बेसिकली जो वर्ड है आपको पैराग्राफ से ही मिलेंगे, है ना, इसी पैराग्राफ में ही होंगे, इसके अपोजिट है और सिनोनिम्स वगैरह, फ्रेजेस वगैरह, इसी में से आपको छांटना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका सेक्शन बी राइटिंग, इसमें आपका आर्टिकल है और लेटर है, ठीक है। तो राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स, तो बेसिकली आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं, आपको एक का कोई लिखना है और आपका 10 नंबर का है, ठीक है। तो कितने पेज का लिखना है, कैसे लिखना है, हेडिंग डालनी नहीं डालनी, ऑलरेडी मैं आर्टिकल की प्रिपरेशन कैसे करें अलग से मैं बता चुका हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे लिखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले नए पेज से आपने क्वेश्चन नंबर डाला, सेक्शन नंबर डाला, क्वेश्चन नंबर डाला, डिजिटल इंडिया डाला, ठीक है।
यहाँ पे जैसे मैंने बताया भी था आर्टिकल की प्रिपरेशन वाली वीडियो में, यहाँ पे आपको वाई लिखना है, अपना नाम लिखना है, या फिर आप एक्स वाई जेड लिख सकते थे, इनमें से कोई एक लिखना है। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट लगा दिया, कोई एक लिखना है। फिर आपको यहाँ पे कोड का यूज करना है, जैसे मैंने बताया था सैंपल आर्टिकल में भी मैंने दिखाया था आपको। यहाँ पे डिजिटल इंडिया गिव्स अस द पावर ऑफ ड्रीम बिग एंड अचीवर बिगर, ठीक है। एक 1.5 लाइन का सेंटेंस है, काले पेन से लिखना है, कोट लिखना, यहाँ पे कोट डबल कोट के अंदर लिखना है। दिस लाइन सिग्निफाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल इंडिया इन अवर लाइफ। डिजिटल इंडिया इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी इन 2015-2015। द इनिशिएटिव एम्स टू ट्रांसफॉर्म इंडिया into a digitally empowered society and developed economy. It focuses on using the power of technology to move India into a new era of growth and development. तो आपने बेसिकली बता दिया डिजिटल इंडिया है क्या, ठीक है, और डिजिटल इंडिया का मतलब लॉन्च किसने किया था, ये वाला जो इनिशिएटिव है, एक प्रोग्राम है ये, ठीक है, क्यों किया गया था, इसका मेन फोकस क्या है, तो वो आपने बता दिया मेन, ठीक है, इंट्रो में। इसके अलावा आपने फिर अगले लाइन से आप यहाँ पे एक बीच में लाइन छोड़ सकते हैं, अगले पैराग्राफ से फिर आपने यहाँ पे क्या बताया कि अब यहाँ पे बेसिकली इसके मेन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, आपके यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव्स बताए, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो है, जो मैंने बताया था कि आपके दो टाइप के हैं आर्टिकल, एक है एडवांटेज डिसएडवांटेज वाले, एक है आपका कॉज इफेक्ट वाला। तो ये आपका एडवांटेज डिसएडवांटेज बेस वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एडवांटेज, देयर आर मेनी की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस प्रोग्राम, या फिर एडवांटेज ऑफ दिस प्रोग्राम सच दैट स्ट्रेंथनिंग द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बाय एक्सपेंडिंग कनेक्टिविटी एंड टू रूरल एरियाज, ठीक है, promoting the use of mobile phones, making government services accessible to citizens digitally, initiatives to train individuals especially in rural areas on using digital tools and platforms, or encouraging the growth of a digital economy through initiative like digital payment and online transaction, encouraging a helpful environment for startups and एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी इंपॉर्टेंट बस उसको अंडरलाइन कर दिया है, ब्लैक पेन से लिख दिया। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने आप 4-5 पॉइंट बना के लिखे हैं, तो आप या तो पॉइंट बना के लिख सकते हो एडवांटेजेस, या फिर आप जो है पैराग्राफ में कंटिन्यू भी लिख सकते हो, दोनों सही है, ठीक है। पॉइंट बना के लिख दीजिए ऐसे, या फिर पैराग्राफ कंटिन्यू मतलब सेंटेंस के बाद सेंटेंस लिखते जाइए। जैसे जैसे यहाँ पे पैराग्राफ है ना, नॉर्मली एक सेंटेंस खत्म हुआ दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हुआ, तो वैसे भी लिख सकते हो, या पॉइंट बना के भी लिख सकते हो। इसके बाद फिर आपको अगले पैराग्राफ में डिसएडवांटेज लिखना है या चैलेंजेस लिखना है। देयर आर मेनी चैलेंजेस स्टैंडिंग इन द वे ऑफ इट्स सक्सेसफुल। जैसे इसमें आपके जो है होगा डिसएडवांटेज नहीं होगा, क्योंकि एक प्रोग्राम है, अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन तो यहाँ पे कुछ चैलेंजेस आएंगे, तो आप चैलेंजेस लिखिए। देयर आर मेनी चैलेंजेस स्टैंडिंग इन द वे ऑफ a successful implementation, including concern with insufficient infrastructure, slow internet, digital illiteracy, cyber security, backwardness of rural areas. For the solution of these challenges, we have to address digital resources in schools and improve the quality of infrastructure and internet. तो आपने जो भी challenges हैं, 5-6 challenges वो आपने लिख दिए, तो यहाँ पे ऐसे आप कंटिन्यूटी भी लिख सकते हो, कंटिन्यू, ठीक है। फिर इसका अगले पैराग्राफ में लुकिंग अहेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू enhance the contribution of digitalization by 20% of GDP by the end of the year 2025, and डिजिटल इंडिया प्रोग्राम विल हेल्प इन इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो आपने एक और पैराग्राफ में मैंने बताया था 4 से 5 बनाना है, ठीक है। तो या तो आप जो इसको उसी में मर्ज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन चूंकि ये चैलेंजेस है और इसमें हम थोड़ा फ्यूचर का बता रहे हैं, फ्यूचर में क्या देख रहे हैं हम, तो इसलिए आप इसको अलग पैराग्राफ में लिख दीजिए। फिर आपका लास्ट पैराग्राफ में कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन में इन कंक्लूजन द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स represents a transformative journey toward the a digitally empowered nation. By addressing challenges, encouraging innovation, India is setting the stage for a future where technology serves as a catalyst. The success of digital India depends on collaboration between government, private sector and citizens. तो आपने बेसिकली कंक्लूड कर दिया कि बेसिकली जो है मतलब हम फ्यूचर का क्या देख रहे हैं, ठीक है, और ये कैसे सक्सेस होगा अगर हम ब्रिज बनाएंगे, मतलब कोलैबोरेट करेंगे, सिटीजन्स और गवर्नमेंट कोलैबोरेट करेगी, ठीक है, फ्यूचर में कैसे टेक्नोलॉजी सर्व करेगी, ठीक है। तो बेसिकली वो आपने जो मेन उसका है इनोवेशन, तो आपने मेन में जो आपका कंक्लूजन है, मतलब ये जो आपने पूरे उसमें बताया है आर्टिकल में, ठीक है, वो आपने बता दिया कि ये क्या करेगा, डिजिटली एम्पावर्ड करेगा नेशन को, ठीक है, वाई एड्रेसिंग चैलेंजेस। तो आपने जो पूरे उसमें बताया, तो एक लाइन में आपको उसको समराइज करना है, फिर थोड़ा फ्यूचर को बताना है कि कैसे आप फ्यूचर में हम आगे बढ़ने वाले हैं, कैसे हम करें कि इसकी सक्सेस हमें कैसे मिलेगी, तो वो आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको कितना लिखना है ये, तो ये आपको लिखना है 1.5 से 2 पेज, ठीक है। ट्राई करिए मिनिमम 1 पेज का जरूर हो, क्योंकि 10 नंबर का है, ठीक है। तो 1.5 से 2 पेज का आपको लिखना है, इतना इनफ है। 4 से 5 पैराग्राफ लिखने हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत पूछा है कि भैया कि इसको हम जो है लाइक, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, और नॉर्मली टीचर बोलते हैं, नॉर्मली सब कोई बोलता है कि आर्टिकल लेटर आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए। तो इसको हम पहले अटेम्प्ट करें कि लास्ट में अटेम्प्ट करें? तो ध्यान से सुनिए, मैंने आपको ये वाली बात, आपको जो कॉपी राइटिंग, कॉपी कैसे लिखें, उसमें भी मैंने बताई थी, जो जनरल वीडियो उसमें भी बता चुका हूँ कि जो है इसमें आपको क्या करना है कि
आपको पेज छोड़ देने, मतलब क्या करना है, ऐसे अनसीन पैसेज भी आप बाद में करेंगे, ठीक है। तो एक पेज, दो पेज आपने अनसीन पैसेज के छोड़ दिए स्टार्टिंग में, तीसरा पेज और चौथा पेज आपने आर्टिकल के लिए छोड़ दिया, पांचवा पेज आपने लेटर के लिए छोड़ दिया, इतना छोड़ दिया। अब छठवें पेज से आप यहाँ पे सेक्शन सी डाल के स्टार्ट करेंगे। ये पूरा आपने यहाँ पे सॉल्व किया, ग्रामर लिटरेचर वगैरह कर लिया सॉल्व। इसके बाद फिर आप वापस आएंगे और वापस आप यहाँ पे जो आपके 5 स्टार्टिंग में पेज छूटे हैं उसमें आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 अपने हिसाब से जो आपको पहले आता हो उसके हिसाब से अटेम्प्ट करिए, ठीक है। सो आई होप आप मैंने डाउट क्लियर कर दिया हो, ठीक है। अब भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद बात करूं मैं लेटर की, आर्टिकल में हेडिंग नहीं डालनी है। अगेन मैं कहूंगा ऐसे में हेडिंग डालते हैं, निबंध में हेडिंग डालते हैं, लेकिन आर्टिकल में हेडिंग नहीं डालते हैं। तीसरा है राइट अ लेटर टू द प्रॉपर्टियर ऑफ एबीसी स्पोर्ट्स पालिका बाजार न्यू दिल्ली टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर क्रिकेट किट्स, और write a letter to the editor of a national newspaper to express your views on growing fitness craze in youth। तो मैंने लेटर की प्रिपरेशन कैसे करें उसकी अलग से वीडियो बनाई है, उसमें मैंने बताया है कि 3 टाइप के लेटर हैं आपके। एक है लेटर टू द एडिटर, एक है आपका जो है बिजनेस लेटर जिसमें आप जो है प्लेस ऑर्डर कर रहे हो या पे ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। एक है आपका कंप्लेंट लेटर। 3 में से 2 ऑप्शन में आते हैं, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन में यहाँ पे मैंने राइट अ लेटर टू द एडिटर वाला क्वेश्चन किया है, ठीक है। ये भी आपका 10 नंबर का है, ठीक है। तो ये आपको एक पेज में करना है, ध्यान रखिए, ठीक है, क्योंकि इसमें जो फॉर्मेट के नंबर होते हैं, फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज है। ट्राई करिए कि एक पेज में हो जाए, क्योंकि बोर्ड की कॉपी जो है इससे भी बड़ी होती है, जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ इससे भी 4-5 लाइन एक्स्ट्रा होती है, चौड़ी होती है। क्योंकि बोर्ड की कॉपी बड़ी होती है तो एक पेज में आराम से आपका लेटर आराम से बन जाएगा, आप आराम से कंटेंट लिख पाओगे 7 से 8 लाइन, ठीक है। तो ट्राई करिए एक पेज में हो जाए, ठीक है, सबसे बेस्ट है। और अगर 2-3 लाइन जा रही है दूसरे पेज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ट्राई करिए कि एक पेज में हो जाए, ठीक है, क्योंकि एक पेज में आराम से बन जाता है लेटर के जो मेन मार्क्स होते हैं वो आपके फॉर्मेट के होते हैं। तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डाला, ब्रैकेट में आपने डाल दिया कि कौन सा वाला आप अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे सेंडर का एड्रेस डाला, ये मैं सैंपल लेटर भी आपको 3 टाइप के दिखा चुका हूँ, ठीक है, उसी टाइप का ये। इसमें आपने सेंडर का एड्रेस डाला, 1 लाइन छोड़ी, डेट डाली, 1 लाइन छोड़ी, डायरेक्टर टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज़पेपर का नाम। अब यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे न्यूज़पेपर का नाम नहीं लिखा है, तो आप कोई भी ले सकते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया, अमर उजाला, हिंदू, द हिंदू, ठीक है, या फिर इंडियन एक्सप्रेस। यहाँ पे न्यू दिल्ली डाल दिया, कोई भी आप ले सकते हो, ठीक है। सिटी, सब्जेक्ट डाल दिया एक्सप्रेसिंग व्यूज ऑन द ग्रोइंग फिटनेस क्रेज इन यूथ। तो ये आपको कहाँ से मिलेगा, यहीं से मिल जाएगा, एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन ग्रोइंग फिटनेस क्रेज इन यूथ। तो आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट आपका क्या है, 6-7 वर्ड का होना चाहिए, जैसे यहाँ पे क्या है आपके 6-7 वर्ड का है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिए। एक लाइन छोड़ के रेस्पेक्टेड सर, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल, ठीक है, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू एक्सप्रेस माय व्यूज ऑन। तो ये लाइन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री लाइन है, जो ठीक है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो यार आप याद कर लीजिए द लेटर टू द एडिटर के लिए, माय व्यूज ऑन द prevalent trend of fitness among today's youth. The increasing number of youth in the various forms of physical activities, sports is a positive sign for our society. This fitness craze not only promotes health, well-being but also encourage discipline and teamwork। तो आपने बेसिकली क्या बताया कि आपने आपने पहले तो आपने व्यू एक्सप्रेस की कि जो बहुत अच्छा मतलब एक ट्रेंड चल रहा है, फिर आपने बताया कि जो है इससे जो है क्या हो रहा है कि यूथ में नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, प्लस इसके आपने फायदे बताए कि फिटनेस क्रेज से आपको डिसिप्लिन भी मिलता है, टीम वर्क भी होता है, ठीक है, और हेल्थ भी प्रमोट होती है। तो आपने फायदे बताए, उसके बारे में बताया, ठीक है। फिर अगली लाइन में आपको क्या लिखना है, आई वुड लाइक टू सजेस्ट दैट इंकरेजिंग स्कूल एंड कम्युनिटीज टू सपोर्ट फिटनेस प्रोग्राम कैन इंक्रीज दिस ट्रेंड, लेट्स प्रमोट अ हेल्दियर यंगर जनरेशन। तो आपने लास्ट की मतलब 2-3 लाइन में आपको लिखना है कि आपको अपना सजेशन देना है कि कैसे और आप इसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। और लास्ट में आपको लेट्स प्रमोट अ हेल्दियर यंगर जनरेशन, उस टाइप का आप जिस टाइप का लेटर उस टाइप से एंड करना है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको आपको खाली लाइन से आप अंडरलाइन कर देना है। लास्ट में आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में नीचे लिखना है, लेफ्ट साइड में बॉर्डर, लेफ्ट साइड में बॉटम ऑफ द कॉर्नर, थैंकिंग यू योर सिंसियरली XYZ, ठीक है, आप नाम भी लिख सकते हो XYZ भी, ठीक है। इसके बाद जो है आपका अगला क्वेश्चन है आपका, वो है सेक्शन सी ग्रामर, ठीक है। यहाँ से नॉर्मली आपको जो पेपर सॉल्व करना है, स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली चौथा क्वेश्चन, इससे आपके 5 क्वेश्चन होते हैं ABCDE, ये आपको बेसिकली वोकैबुलरी से है, MCQ क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री एज कार्ड, ठीक है, तो ये आपका बेसिकली 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसका आंसर है मोनार्की, ठीक है। 5 क्वेश्चन है 2 नंबर के, कैसे इसको लिखना है वो देखते हैं। नए पेज से आपने सेक्शन नंबर डाला, तो ये आप जो यहाँ पे भी डाल सकते हो, ये चीज सेक्शन सी ग्रामर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डाला, आंसर नंबर डाला, यहाँ पे अगर आपके पास टाइम बचे, लास्ट में आपको ये चीज करनी है, टाइम बचे तो आपको यहाँ पे लिख देना टाइप 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आंसर में आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर डालना है, और इसका 1 मिनट, इसका NRK होता है, सॉरी। तो इसका जो है आपको आंसर नंबर डालना है, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर डालना है, उसमें जो लिखा है वो भी लिखना है, ठीक है। तो इसका आपने आंसर नंबर अगले का आंसर 4B, द फ्रेज इंच इन टुवर्ड्स मीन, ठीक है। तो इसका आपका जो है हो जाएगा टू मूव स्लोली इन द डायरेक्शन, तो ऑप्शन नंबर डाल दिया।
फिर 4 का सी डाल दिया, ये आपका सिनोनिम्स वाला है, द सिनोनिम्स ऑफ ओडेसियस इज, तो इसका हो जाएगा आपका चौथा है इसमें बोथ 1 एंड 2, ठीक है, जो आपका चौथा ऑप्शन है 1 एंड 2, 1 है आपका डेयरिंग एंड दूसरा है एडवेंचरस, ठीक है। इसका बाद आपका अगला है आंसर 4D, ये आपका करेक्ट सेंटेंस रिलेटेड है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर इज एंड आर करेक्ट, मतलब इसका मतलब होता है कि आपके एक या एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका आपका हो जाएगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, तो इसका आंसर है आपका चौथा वाला ओनली बी एंड डी, जो कि आपकी यू मस्ट नॉट एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट और आइदर यू गो और स्टे, तो ये आपका जो बेसिकली क्या है सही है सेंटेंस सिंटैक्स से है आपके क्वेश्चन। और 4 का ये एंटोनिम्स वाला जो है आपका द एंटोनिम्स ऑफ सैक्रेड एज, तो इसका हो जाएगा प्रोफेन, ठीक है। तो आपको इसका चौथा ऑप्शन नंबर डाला और आंसर लिख दिया, तो आपका एक पेज में चौथे क्वेश्चन पांचों सब पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। इसका जो आपका अगला क्वेश्चन है वो आपका ग्रामर से रिलेटेड डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह, जिसमें आपके 5 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के हैं, जिसमें आपको चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग द डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आता है, कोई एक चेंज करना है, ध्यान रखिए, हम कई बार दोनों कर देते हैं तो इससे हमारा टाइम वेस्ट ही होता, ठीक है। तो इसमें मैंने दूसरा वाला किया है, दूसरा वाला देखते हैं क्या है, रोड सेड टू अस लेट्स गो फॉर अ पिकनिक, इंपरेटिव वाला है, तो रोड सजेस्टेड अस दैट वी शुड गो फॉर अ पिकनिक, इसमें आप टाइप डाल दीजिए अगर टाइम बचे, इनडायरेक्ट स्पीच। दूसरा है आपका कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, ठीक है। तो आई कैन गिव यू, ये आपका सिंथेसिस से है, आई कैन गिव यू अ ड्रेस, तो आप इसमें मैंने जो आपका सिंथेसिस से है, या इसमें आप मैंने दूसरा वाला अटेम्प्ट किया है डू इट लीव इट, तो आपका कंपाउंड बनाना है इसको, तो इसका हो जाएगा डू इट और लीव इट, ठीक है। और जैसे जो भी यहाँ पे आपने और यूज किया ना, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड हो जो मैन है, तो उसको आप अंडरलाइन कर लो, ठीक है, जिससे एग्जाम में जल्दी से दिख जाए। तीसरा है आपका ट्रांसफॉर्मेशन से, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, तो इसका आपका एक है पैसिव में आपको करना है, एक आपको उसमें करना है कंपेरेटिव में। अच्छा, अब जैसे मान लो इसमें 5D है 5C है, ठीक है, तो अगर मान लो आप जल्दबाजी में 5D लिख दिया आपने, 5C करना भूल गए, ठीक है, तो कोई नहीं, 5D आपने कर दिया, उसके बाद आप 5C कर दीजिए। मतलब जो आपके जो अंडर के सेक्शन है 5A B C D E, ये आप ट्राई करिए एक ही उसमें हो, अगर मान लो गलती से इधर उधर हो जाए तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर नीचे कर दीजिए, लेकिन एक ही क्वेश्चन में सारे मतलब 5 में पांचों के सारे एक साथ करिए, ठीक है, ये ट्राई करिए। तो जैसे 5 में का सी आपको ट्रांसफॉर्मेशन, माई पहला वाला माई लाइफ हैज बीन सेव्ड बाय हिम, पैसिव वॉइस बनाया। डी है आपका सिंथेक्स का, ठीक है, मैंने बताया सिंटैक्स आपके 2 क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर के टोटल, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो इसका आपका पहला वाला क्या है, यू आर सीनियर देन की जगह टू आ जाएगा, तो यहाँ पे आपने अंडरलाइन कर दिया, यहाँ पे करेक्ट हो तो क्लियर काट दो, यहाँ पे आप डाल भी दीजिए कौन सा वाला आप कर रहे हैं, पहला कर रहे हो कि दूसरा कर रहे हो। ई नंबर वाला होता है आपका होमोफोन से, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक देयर डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर, तो आपको इसका क्या है, पहला है आपका मेल मेल और टीम टीम, तो यहाँ पे आपने पहला वाला लिख दिया मेल, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आपको इसका बात प्रयोग करना है, तो आई रिसीव्ड एन इंपॉर्टेंट मेल इन माई मेल बॉक्स, द मेल टीचर हेल्प द स्टूडेंट, तो आप जिसमें यहाँ पे यूज हुआ है वर्ड उसको अंडरलाइन कर दीजिए, टाइप लिख दीजिए अगर टाइम मिले। इसके बाद बात करूँ अगले क्वेश्चन की, वो आपका ट्रांसलेशन से स्टोरी बनाने के लिए आता है, ठीक है, ये आपका 5 नंबर का, इसमें आपके 5 से 6 सेंटेंस होते हैं। उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे, जहाँ पर वह अपना भोजन खुद बनाते थे। एक दिन वह भोजन करने जा रहे थे कि कुछ भूखे बच्चे पास आकर खड़े हो गए। स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों में बांट दी। यह देख महिला ने उनसे पूछा, आपने सारी रोटियां बच्चों को दे दी, अब आप क्या खाएंगे? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, रोटी तो केवल भूख शांत करने वाली चीज है, यह मेरे पेट में नहीं तो उनके पेट में सही, देने का आनंद पाने के आनंद से भरकर है, ठीक है। तो ये आपका है ट्रांसलेशन, चलिए देखते हैं इसको कैसे लिखना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, हिंट डालना है, तो हिंट में आपने क्या करना है कि स्टार्टिंग की 2 वर्ड और एंड की 2 वर्ड को लिख लेना है, बाकी बीच में डॉट डॉट कर देना है, फिर आपको यहाँ पे ट्रांसलेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है क्या है, उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे, ठीक है। तो इन टूज डेज स्वामी विवेकानंद वाज स्टेइंग विथ अ वुमन in America where he used to cook in his own meal. One day as he was having his meal, some hungry children came and stood near him. ठीक है, तो ये आपका जहाँ वह अपना भोजन खुद बनाते थे, एक दिन वह भोजन करने जा रहे थे, कुछ भूखे बच्चों के पास आकर खड़े हो गए। स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों में बांट दी। तो स्वामी विवेकानंद ठीक है, स्टूड नियर हिम, स्वामी विवेकानंद डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल हिज रोटीज अमंग दूस चिल्ड्रंस, ठीक है। तो ये सिंपल से सेंटेंस होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा हार्ड होंगे, कुछ वर्ड हो सकते हैं इनकी मीनिंग थोड़ा सा हार्ड हो, बाकी सेंटेंस आपके सिंपल ही होते हैं। यह देख महिला ने उनसे पूछा, आपने सारी रोटियां बच्चों को दे दी, ठीक है। सीइंग दिस द वुमन आस्क्ड हिम, यू गेव ऑल द ब्रेड टू द चिल्ड्रन, ठीक है, अब आप क्या खाएंगे? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, रोटी तो केवल भूख शांत करने वाली चीज है, ठीक है। तो यू गेव ऑल द ब्रेड्स टू द चिल्ड्रन, व्हाट विल यू ईट नाउ? ही स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, रोटी इज जस्ट अ थिंग टू सेटिस्फाई हंगर,
यार मेरे पेट में नहीं तो उनके पेट में सही। देने का आनंद पाने के आनंद से बढ़कर है, ठीक है। तो इट इज इन देयर स्टोमच इफ नॉट माइन, द जॉय ऑफ गिविंग इज ग्रेटर देन द जॉय ऑफ रिसीविंग। तो सिंपल से सेंटेंस है आपकी, ठीक है। अगर आपको वर्ड की इंग्लिश आती है और नॉर्मल टेंस बनाना आता है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ठीक है, कि कब हम जो सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे ही स्माइल्ड रिप्लाइड, ठीक है, यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे पास्ट में उसने कहा, वो मुस्कुराए, ठीक है। तो आपको अगर नॉर्मल आती है तो आराम से बन जाएगा ठीक है। तो ये आपका जो बेसिकली इसमें आपको अपने मन से कुछ ऐड नहीं करना, मतलब जैसे इसमें आपके अगर 6 सेंटेंस हैं तो आपके इसमें 6 सेंटेंस ही ट्रांसलेट होंगे, ठीक है। इसके बाद बात करूं तो आपका आता है लिटरेचर पार्ट, जो कि है आपका सेक्शन नंबर डी। इससे आपका 40 नंबर का आता है। तो इसमें अगर हम पहले देखेंगे तो ये आपका क्वेश्चन 7 और 8 जो होते हैं वो आपके प्रोच के होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपका शॉर्ट आंसर होता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। 4-4 नंबर के दो क्वेश्चन होते हैं, ए नंबर और बी नंबर, इसमें आपके दो दो ऑप्शन में होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हु आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, व्हाट डू दे डू फॉर देयर सर्वाइवल, और हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाट डिड ही डू टू ब्रिंग गांधी जी को चंपारण। आपका 5वां चैप्टर से, आपका दूसरे चैप्टर से, लॉस्ट स्प्रिंग। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने सेक्शन नंबर डाल दिया, आप चाहे तो ये सेक्शन नंबर यहाँ पे भी डाल सकते हो, ठीक है। इसका आपने क्वेश्चन नंबर डाला। अगर आपके पास टाइम बचे बाद में तो आप ये टाइप डाल दीजिए, शॉर्ट आंसर प्रोज, आंसर नंबर डाला, और यहाँ पे आप 7 का ए डाल दिया, और यहाँ पे आप लिख भी दीजिए कि यहाँ पे आप जो क्या कर रहे हो कि यहाँ पे आप या यहाँ पे मतलब बेसिकली 1-2 नहीं दिया है, लेकिन चूंकि आप ये वाला अटेम्प्ट कर रहे हो या और वाला अटेम्प्ट कर रहे हो तो इसके लिए आप लिख सकते हो यहाँ पे पहला लिख सकते हो, ठीक है। इससे उसको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी आर स्क्वाटर्स माइग्रेंट्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश way back in 1971 for survival and livelihood. They do rag picking for their survival. Garbage to them is gold. It provides them their daily bread and a roof over the heads. Most of the barefoot rag pickers roam the streets early in the morning and finish their activities by noon. Their daily existence is marked by poverty, मतलब गरीबी से। जो भी आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है जैसे रैक पिकर हुआ, पॉवर्टी हुआ, उनको आपने अंडरलाइन कर दो या ब्लैक पेन से लिख दो, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्या था, हु आर द हैबिटेंट्स ऑफ सिंगापुरी, व्हाट डू दे डू फॉर देयर सर्वाइवल। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसका जो मेन आंसर है आपका है वो आपका यहाँ तक खत्म हो जाएगा कि दे डू रैक पिकिंग फॉर देयर सर्वाइवल, तो यहाँ तक आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो आपकी अब चूंकि आप देखेंगे तो ये आपकी 2 ही लाइन हुई, 2-2.5 लाइन हुई, ठीक है। आपको 40 वर्ड लिखना है, यानी 4 से 5 लाइन तो होनी चाहिए, तो इसलिए आप ये क्या करेंगे तो उन मतलब एक लाइन आपको अपने मन से एक्स्ट्रा करना जोड़ना पड़ेगा उस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो अब जैसे यहाँ पे क्या है, रैक पिकिंग डू फॉर देयर सर्वाइवल, तो रैक पिकिंग में क्या करते थे, गार्बेज उठा देते, तो आप जोड़ सकते हो गार्बेज टू डैम इज गोल्ड, इज प्रोवाइड देम देयर डेली ब्रेड एंड अ रूफ ओवर द हेड्स। ये क्या करती है, उन्हें क्या मिलता था, मोस्ट ऑफ द बेयरफुट रैक पिकर्स रोम द स्ट्रीट्स अर्ली इन द मॉर्निंग, कब करते थे रैक पिकिंग, ठीक है। तो आप थोड़ा एक मतलब उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दीजिए डिटेल, जिससे आपका 4-5 लाइन का आपका बन जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये हमारा मेरा 6-6.5 लाइन का, इतना बड़ा नहीं, तो आप 4 से 5 लाइन का करिए, ठीक है। इसके बाद बात करूं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर बी, व्हाई डिड मिस्टर हैमिल ब्लेम पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच। तो आपका पहला चैप्टर से द लास्ट लेसन, और वाई बात जर्मनी स्टूडियो आ पॉपुलर प्लेस फॉर पोएट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहला वाला अटेम्प्ट किया है, तो यहाँ पे आपने आंसर नंबर डाला, पहला लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे अगर नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। मिस्टर हैमिल, अब देखिए जिस टाइप से क्वेश्चन उसी टाइप से आपको आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड एम हैमिल ब्लेम पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू स्टडी फॉर फ्रेंच। यहाँ पे आपका क्या है, डिड है, यानी कि आपका किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है। तो आपका जो आंसर क्या होगा, इसमें आपको सेकंड फॉर्म लगा के आप आंसर देंगे। तो मिस्टर एमिल ब्लेम्ड, यहाँ पे ब्लेम्ड किया है, सेकंड फॉर्म आ गई, पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच, ठीक है। ही ब्लेम्ड पेरेंट्स फॉर स्टैंडिंग देयर चिल्ड्रन टू अर्न मनी इंस्टीड, जैसे यहाँ पे आपकी यहाँ कटिंग हुई है ना, तो आप इसको ऐसे ब्लैक स्केच या ब्लू स्केच से क्लियरली काट दीजिए। देयर चिल्ड्रन टू अर्न मनी इंपॉर्टेंट है, उसको ब्लैक पेन से लिख दिया, इंस्टीड ऑफ स्कूल। He even blamed himself for sending his students to water his plants or to give them a holiday when he wanted to go for fishing, and they had not prioritize the importance of their language and culture। तो अगर आप देखेंगे इसका जो मेन आंसर है आपका वो यहाँ तक आपका फिशिंग तक एंड हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इतना लिख देंगे तो भी चल जाएगा, आप एक लाइन और ऐड कर सकते हो ये अपने आंसर की, एंड दे हैड नॉट प्रायोरिटाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ देयर लैंग्वेज एंड कल्चर, ठीक है। इस तरीके से आपको बेसिकली क्या करना है,
ट्राई करना है कि 40 वर्ड हो जाए, 4 से 5 लाइन मिनिमम हो जाए, ठीक है, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद बात करूं अगले क्वेश्चन की, जो है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 7 नंबर का क्वेश्चन है, 2 ऑप्शन में होता है, आपको एक करना पड़ता है, ठीक है, 80 वर्ड में करना है। तो ये आपका है पहला, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन डीप वाटर। दूसरा है सोफी वाज द क्रिएटर ऑफ हर ऑइंटमेंट, डू यू एग्री डिवीजन फॉर आंसर, ठीक है, जो भी आपको अच्छे से आता है उसको अटेम्प्ट करिए। यहाँ पे मैंने पहला वाला सॉल्व किया है, ठीक है, देखते हैं कैसे लिखना है। तो आपने नया क्वेश्चन है, नए पेज से डाला, क्वेश्चन नंबर टाइप डाल दिया, अगर टाइम बची आंसर नंबर डाला। अब जैसा कि मैंने इंग्लिश लिटरेचर वाली वीडियो की प्रिपरेशन में ही बताया था, प्रिपरेशन वाली वीडियो में बताया था कि कैसे आपको लॉन्ग आंसर लिखना है, ठीक है, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख लीजिएगा, इंग्लिश की प्लेलिस्ट वाली वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम द लेसन ऑफ डीप वाटर, लेसन का नाम, एडिटेड बाय राइटर का नाम। इससे क्या होगा, आपकी एक तो डेडलाइन बढ़ गई, और आपने क्या किया, लेसन का नाम और राइटर का नाम लिख दिया, तो इससे क्या है, जो आपका एग्जामिनर उसके पास अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा कि हाँ ऐसे देखो, इसे चैप्टर का नाम भी पता है और राइटर का नाम भी पता है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए ये लाइन जरूर लिख दीजिए, और इसलिए आप जो सारे चैप्टर्स के राइटर के नाम भी याद कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ से एक लाइन छोड़ के अगली लाइन से आपको क्या लिखना है, द कोट। अब यहाँ पे आपका एक कोट दिया हुआ है, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, ठीक है, तो द कोड ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ होल्ड्स ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लेसन। इन द स्टोरी the hero Douglas battles with an intense fear of deep water. This fear, though seemingly irrational, exerts a powerful influence on Douglas' life, limiting his experience or constraining his personal growth. In the story, Douglas talk about the fear of water and how he finally overcomes it with strong will, power, courage, hard work and firm determination. तो अगर आप देखेंगे क्वेश्चन क्या था कि ऑल वी हैव टू फियर इटसेल्फ, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन डीप वाटर, ठीक है, बेसिकली इसमें उसने क्या है, अपने जो फियर को ओवरकम कर दिया था, हरा दिया था, ठीक है, बेसिकली इसको मैं जस्टिफाई करना है, इसको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, पहले वाले पैराग्राफ में इसमें बताया था कि आपको स्टार्टिंग का लिखना है कि आखिर है क्या, मतलब आपको बताना है कि स्टोरी है किसके बारे में, ठीक है, डगलस को था क्या, कि उसको फियर था, ठीक है, किससे फियर था, वाटर से फियर था, ठीक है, इससे क्या हो गया, उसकी पर्सनल ग्रोथ रुक गई थी, उसके एक्सपीरियंस लिमिट हो गए थे, और उसकी लाइफ मतलब बहुत वैसी हो गई थी, लाइक डरावनी हो गई थी, है ना। और इन द स्टोरी जो है डगलस टॉक अबाउट द फियर ऑफ वाटर एंड हाउ ही फाइनली ओवरकम इट विद स्ट्रॉन्ग विल, पावर, करेज, ठीक है। तो आपको बेसिकली स्टार्टिंग में क्या करना है, पहले ग्राफ में थोड़ा सा एक स्टार्टिंग का देना है, कि ओवर व्यू देना है कि आखिर स्टोरी है किस बारे में, ये लेसन है किस बारे में, ठीक है। फिर आपने अगले में फिर आपको रियल जो आपका आंसर है वो उसको बारे में टॉक करना। द नरेटर रिकॉल्स इंसिडेंट दैट हैपेंस टू हिम व्हेन ही वाज 10 or 11 years old. He decided to learn swimming. He went to YMCA pool. The narrator developed an aversion to water. aversion मतलब घृणा होता है, इसको आप अंडरलाइन कर दीजिए ब्लैक पेन से। एट द एज ऑफ 3 or 4 still he tried to learn swimming while imitating मतलब कॉपी करना the otherwise. One day a big bully threw him into the deep end of the pool. The narrator was frightened, डरा हुआ था, he tried to save his life. ठीक है, फिर इसके बाद अगले पैराग्राफ से he jumped many times from bottom with all his strength. आप बेसिकली आप स्ट्रगल बताइए क्या क्या इसने स्ट्रगल किया, ठीक है, but nothing happened. Then he fell unconscious, वो मतलब बेहोश हो गया. After that incident he never went back to the pool. He feared water. He tried his best to overcome the fear. Finally Douglas decided to get a swimming instructor, ठीक है, he learned swimming slowly in 3 months. After the training finished he went to Lake Bentworth, ठीक है, नाम याद कर लीजिए, इससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, इन न्यू हैम्पशायर, इसको आप ब्लैक पेन से आप अंडरलाइन कर दीजिए, एंड swam 2 मील्स. He was thrilled with joy as he had conquered his fear of water. अगले पैराग्राफ में he explains that was peaceful but it was the fear of that crippled a person. He realized that in that there is peace, there is terror, only in fear of that. So he quotes President Roosevelt saying, जो हमारा स्टार्टिंग में हमने रेफरेंस लिया था, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, तो all we have to fear is fear itself. This shows that fear of something is actually far more dangerous than thing itself. मतलब किसी चीज का डर जो है बहुत भयानक होता है, जबकि वो जो थिंग है वो रियलिटी में उतनी डरावनी नहीं होती है। तो इस तरीके से आपको जो है लॉन्ग आंसर क्या करना है, आपको 1.5 पेज के अराउंड लिखना है, ठीक है। ट्राई करिए कि मिनिमम एक पेज जरूर लिखिए, सवा पेज से 1.25 से 1.5 तक लिखना है आपको, 1.5 पेज तक। इसके बाद अगर आपको लगे कि आपने ऐसे आर्टिकल लेटर आप उसको अटेम्प्ट करिए, आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाए, आपको लगे आपके पास अब भी टाइम है 10-15 मिनट, आप कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हो, तो फिर आप लॉन्ग आंसर को 1.5 पेज से थोड़ा और बढ़ा के लिख दीजिए, ठीक है। तो आइडियली आपका 1.5 पेज होना चाहिए, सवा पेज से 1.5 पेज, ठीक है। इसके बाद बात करूं तो इसमें मतलब बेसिकली समझ में आ गया आपको पहले क्या करना है, 1.5 लाइन आपको लिखनी है लेटर और राइटर और
चैप्टर का नाम, फिर आपको थोड़ा स्टार्टिंग देना है, कॉन्टेस्ट है क्या चैप्टर के बारे में, फिर आपको जो मेन आंसर उसको लिखना है, फिर आपको एंड करना है। ठीक है, अगर देखेंगे अगर आपको समरी याद है ना चैप्टर की, तो आपके जो कुछ लॉन्ग आंसर है वो आपको आसानी से बन जाएगी, क्योंकि आपको समरी पता है तो समरी से आप लॉन्ग आंसर बना सकते हो। क्योंकि लॉन्ग आंसर में आपको क्या है, जो आपका लॉन्ग आंसर में आपका जो आंसर होता है वो बेसिकली आपका रियल जो आंसर होता है वो आपको 5-6 लाइन का ही होता है, शॉर्ट आंसर होता है, लेकिन उसको आपको थोड़ा बहुत अपने मन से जोड़ के मतलब और थोड़ा उसकी स्टोरी के पहले थोड़ा स्टोरी के बाद की चीजें जोड़ के आपको लॉन्ग आंसर बनाना होता है। ठीक है, तो अगर आपको समरी याद है तो आपको इजीली बन जाएगा, इसलिए समरी जरूर अच्छे से समझिए और याद कीजिए। ठीक है, इसके बाद बात करूं अगले क्वेश्चन की, इसमें से कोई एक करना है। ठीक है, ध्यान रखिए क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़िए। ये आपका है बेसिकली पोइट्री से, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग दैट आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। 3 into 2 = 6, 3 क्वेश्चन है 2-2 नंबर के, स्टैंजा है आपका। And the old familiar act, my childhood's fear, but all I said was, see you soon, अम्मा. All I did was smile and smile and smile. ये आपका पहला चैप्टर से है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन है। What is the fear that has always penned the poetess? ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। तो आपको नए पेज से आपको डालना है क्वेश्चन नंबर, टाइप डाल दिया अगर टाइम मिला। ठीक है, जितने भी आप जैसे हिंदी में गद्य है, गद्यांश है, पद्यांश है, इंग्लिश में स्टैंजा है, अनसीन पैसेज है, उन सब में आपको हिंट डालना है। ठीक है, आपने 2 वर्ड लिखे स्टार्टिंग में, डॉट 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 करके 2 वर्ड एंड में लिखे, फिर आपने यहाँ पे आंसर नंबर 9 का ए डाल दिया। आप चाहे तो ये चीज आप जो है यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपने आंसर दिया, तो जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा जिस टाइप से आंसर देना है। इसमें क्वेश्चन किस टाइप से है, व्हाट इज द फियर दैट हैज ऑलवेज पेन द पोइटेस, तो आप लिखेंगे द फियर दैट हैज ऑलवेज पेन द पोइटेस इज, क्योंकि बहुत लगा इज, हर ओल्ड फैमिलियर पेन, हर चाइल्डहुड फियर दैट शी वुड लूज हर मदर, सी एच पेन टू सी हर मदर डल एंड कलरलेस फेस। तो आपका बेसिकली मोस्टली चीजें आपकी जो है स्टैंडर्ड से ही मिल जाएंगी। कुछ चीजें आपको क्या है, आपको अपने मन से ऐड करनी होगी जो थोड़ा मतलब स्टैंजा में नहीं है, तो वो कहाँ से आपको मिलेंगी, जब आपको उस स्टैंजा की उस पोएट्री के चैप्टर की आपको क्या मिलेगा, समरी अगर पता होगा। तो इसलिए सारे चैप्टर्स की समरी पता कर लीजिए, याद कर लीजिए, उससे आपको जो है आंसर बनाने में, ठीक है, लॉन्ग आंसर हो चाहे इसमें आंसर बनाने में इजीनेस पड़ेगी। कितनी लाइन का लिखना है आपको, 2 नंबर का है चूंकि ये, जिसमें आपको आइडियली 3 लाइन का लिखना है, 3-3.5 लाइन का। ठीक है, 3 लाइन का इनफ है, 3-3.5 लाइन का, क्योंकि 2 ही नंबर का है। नौवे का बी देखते हैं, व्हाट इज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द पोएटेस फीलिंग्स एंड हर वर्ड्स। तो बेसिकली क्या है कि वो फील क्या कर रही है, बहुत सैड फील कर रही है, लेकिन वो स्माइल कर रही है, ट्राई कर रही है। ठीक है, सी यू सून अम्मा। ठीक है, तो यहाँ पे द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द पोएटेस फीलिंग्स एंड हर वर्ड्स लाइज इन द डिस्कनेक्ट बिटवीन द अल्टीमेट पेन एक्सप्रेस्ड बाय द ओल्ड फैमिलियर एके। ठीक है, कि उसका जो पुराना फेस है, ठीक है, एंड आउटवर्डली पॉजिटिव वर्ड्स सी से सच एज सी यू सून अम्मा एंड ऑल आई डिड वाज स्माइल। स्माइल कर रही है कि वो जल्दी मिलेगी, लेकिन वो अंदर से जानती है कि शायद वो अगली बार नहीं मिल पाए। तो ये आपके यहाँ पे कॉन्टेस्ट है, यहाँ पे 3 से 4 लाइन आपको लिखना है। 9 का अगर हम सी देखें, तो वाई डिड द पोएटेस कीप ऑन स्माइलिंग ओनली, the poetess kept on smiling only because she did not want to reveal her feelings and her fear of losing her to old mother, so she bade her farewell with a smile। जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको या ब्लैक पेन से लिख दीजिए या अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका स्टैंजा है। अगर बात करूं मैं अगले क्वेश्चन की, जो आपका है सेंट्रल आइडिया की, क्वेश्चन नंबर 10, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। 3 में से एक का लिखना है, 4 नंबर का होता है ये, तो यहाँ पे मैंने कीपिंग क्वाइट का लिखा है। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन नंबर डाला, टाइप डाल दिया, अगर टाइम मिले कीपिंग क्वाइट लिख दिया। यहाँ पे ये अंडरलाइन वाली चीजें है ना, ये अंडरलाइन करना, तो आप जो ये वाली चीजें भी आप लास्ट में करिए, आपका पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाए, लेटर सॉल्व हो जाए, आर्टिकल आपने पूरा लिख दिया हो, क्वेश्चन से सारे हो गए, फिर आप ये वाली चीज की अंडरलाइन करना, क्वेश्चन टाइप डालना। ठीक है, कीपिंग क्वाइट लिख दिया। आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको आधे से पॉइंट पेज लिखना है। तो कैसे करना है स्टार्टिंग, आपको सबसे पहले राइटर का नाम और चैप्टर का नाम लिखना है। तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट रिटन बाय पाब्लो नेरुदा रिवॉल्व्स अराउंड द कंटेम्पलेशन ऑफ द consequences of human actions and the need for इंट्रोस्पेक्शन एंड एक्सटर्नल। तो आपने पहली लाइन में क्या लिखा कि आपने पहली 2 लाइन में कि आपने राइटर का नाम लिख दिया, आपने चैप्टर का नाम लिख दिया, और जो उसका मेन समरी है, मतलब एक लाइन का जो उसका वो है ओवरव्यू है या समरी है, जो कहना चाहती है वो पोएट, ठीक है, पोएटिस, तो आपने वो लिख दिया। ठीक है, फिर इसके बाद आपको उसको डिस्क्राइब करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। इन दिस पोएम Pablo Neruda has emphasized the importance of introspection. Man has become very selfish and his own actions cause him many miseries. The poet advocates for a collective movement of silence and peace among people to break the cycle of destructive behaviors, wars and environmental degradation। ठीक है, और अगले पैराग्राफ से, द वर्ल्ड टुडे स्टैंड्स डिवाइडेड बाय द बाउंड्रीज ऑफ कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर,
and geographical divisions, we need to look at the larger picture. Neruda suggests that through a period of quiet reflection, human can encourage understanding, deeper connection, ultimately contributing to peace. ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, सेंट्रल आइडिया अगर आपको समरी पता है ना पोयम की, चैप्टर की, तो आप सेंट्रल आइडिया आराम से बना के लिख दोगे। ठीक है, सेंट्रल आइडिया में बेसिकली वही समरी लिखना है, एक तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इसके बाद बात करूं मैं अगले क्वेश्चन की, तो आपके यहाँ पे आता है सप्लीमेंट्री पार्ट। जैसा आपका प्रोज पार्ट है 2 शॉर्ट आंसर 1 लॉन्ग आंसर, वैसे आपका सेम टू सेम आपका सप्लीमेंट्री पार्ट है 2 शॉर्ट आंसर 1 लॉन्ग आंसर। ठीक है, शॉर्ट आंसर है। ठीक है, तो ये भी आपका बिल्कुल सेम है, 4 नंबर के आपके शॉर्ट आंसर है, 4 नंबर के, और 7 नंबर का आपका लॉन्ग आंसर। 80 वर्ड लॉन्ग आंसर में रखने हैं, 40 वर्ड शॉर्ट आंसर में, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर है। आपको जैसे मैंने प्रोज में लिख के दिखाया वैसे आपको सप्लीमेंट्री में लिखना है, तो इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन नहीं यहाँ पे लिखा है, अटेम्प्ट नहीं किया है, क्योंकि बिल्कुल सेम है। आपको जैसे यहाँ पे मैंने आपके लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर लिखे हैं आपके, ठीक है, लिटरेचर वाले पार्ट में, आपके प्रोज वाले पार्ट में, वैसे आपको सप्लीमेंट्री पार्ट में करना है, तो आपको स्वयं कीजिए। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। सो इस तरीके से आपको बेसिकली सॉल्व करना है पेपर। अगर आप देखेंगे इंग्लिश का पेपर उतना लेंदी नहीं होता है, ठीक है, कंपेयर टू अगर आप हिंदी के पेपर की बात करें या मैथ के पेपर की बात करें, वो बहुत लेंदी होते हैं। इंग्लिश के पेपर उतना लेंदी नहीं होता है। इंग्लिश के पेपर में आपको क्या है, ज्यादा सोचना पड़ता है, ज्यादा आपको क्रिएटिव राइटिंग चाहिए, क्योंकि हिंदी के पेपर में क्या है, निबंध हुआ या पत्र लेखन जो भी हुआ, हम नॉर्मली हिंदी में सोचते हैं। ठीक है, तो हमें हिंदी में लिखना बहुत ईजी होता है, मतलब उतना हार्ड नहीं होता है। इंग्लिश में क्या होता है, जैसे अनसीन पैसेज है, तो आपको उसमें सेंटेंस अपने मन से बनाने हैं। आर्टिकल है, आर्टिकल नॉर्मली क्या होता है, हम पढ़ के जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, आर्टिकल ऐसा होता है जिसके बारे में हमें उतना ज्यादा नहीं पता, तो हमें बना बना कर लिखना होता है इंग्लिश में ट्रांसलेट करके। ठीक है, लेटर में कई बार ऐसा आ जाता है कि हमें बना बना कर लिखना होता है। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि आपका जो जैसे यहाँ पे स्टोरी है उसमें भी आपको बना बना कर लिखना है, ट्रांसलेशन चाहिए हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है, और आपके जैसे लॉन्ग आंसर वगैरह उसमें भी आपको आपको समरी हिंदी में पता है, ठीक है, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बनाने पड़ेंगे सेंटेंस। तो इसलिए इसमें जो क्रिएटिव राइटिंग है, ठीक है, बना बना कर लिखता, उसमें आपका जो है मेन, इसका जो मेन प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में। ठीक है, तो इसलिए वहां पे आपका टाइम लगता है। ठीक है, तो आई होप, तो यहाँ पे इसलिए आप जो है जो आपका ट्रांसलेशन वाला पार्ट है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना, वो ध्यान रखिए और समरी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा इंग्लिश की कैसे तैयारी करनी है, लिटरेचर की ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, ग्रामर की भी। ठीक है, लेटर कैसे प्रिपेयर करना है, आर्टिकल कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है, डिटेल वीडियो में हर चीज हर पार्ट की कर चुका हूँ। तो अगर आपको जैसे यहाँ पे तो मैंने सैंपल का भी बताया, अब इसमें तो मैं पूरी बता नहीं सकता कि किसको आप कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, तो इसलिए मैंने डिटेल वीडियो हर पार्ट की बनाई हुई है, लिटरेचर, ग्रामर और आर्टिकल, लेटर सबकी। तो उसकी आपको इंग्लिश की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां से आप देख लीजिए। ठीक है, और इसके अलावा मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ऐसी आपकी अदर सब्जेक्ट्स की भी प्रिपरेशन की वीडियो मैं डाल चुका हूं, और सैंपल कॉपी हिंदी वगैरह की डल गई है, बाकी जो बची है उसकी मैं जल्दी अपलोड करूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी जल्दी आती रहेंगी। तो थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि देखिए ये कॉपी मैंने खुद लिखी है, ठीक है, यहीं पे कॉलेज में, तो इसलिए अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो मोटिवेशन मिलता है, तो इसलिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, और अगर चैनल को आपका सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन।